यहाँ कुछ बिजली के तार यानी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनका भीतरी हिस्सा हमेशा तांबे यानी कॉपर या किसी तरह की धातु का ही क्यों बना होता है, जबकि बाहरी हिस्सा प्लास्टिक का होता है? भला हम इसे दूसरी तरह से तैयार क्यों नहीं करते? हम अंदर प्लास्टिक और बाहर तांबा क्यों नहीं रखते? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसे समझने के लिए हमें विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और विद्युत रोधी यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के बारे में जानना होगा। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। अब हम ये परीक्षण कैसे करें कि कोई विशेष वस्तु, मान लीजिए मेरे हाथ में एक वस्तु है, तो मैं कैसे जांचूं कि यह एक चालक है या एक विद्युत रोधी? आइए एक सरल परीक्षण करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक विद्युत सेल है और मैं इस सेल को कुछ तारों के जरिए एक बल्ब से जोड़ देती हूँ, लेकिन मैं इन दो तारों के बीच थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ देती हूँ। आपको क्या लगता है, अगर मैंने इस तरह का खाली स्थान छोड़ दिया तो क्या यह बल्ब दीप्त होगा, यानी कि यह बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं। विद्युत धारा तार से होकर नहीं गुजर पाएगी क्योंकि विद्युत परिपथ टूटा हुआ है ना? और इसी कारण से बल्ब नहीं जलेगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ परिपथ पूरा नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं? विद्युत धारा हवा से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ कोई चालक पदार्थ रख दूं? मान लीजिए मैं यहाँ एक सिक्का रख देती हूँ, एक धातु का सिक्का। क्या आपको लगता है कि अब विद्युत धारा तारों से होकर प्रवाहित हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि विद्युत बल्ब जल उठेगा और विद्युत धारा तारों और इस चालक से होकर प्रवाहित होने लगेगी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इस तरह का रोधी रख दूं, तो यह साफ है कि विद्युत धारा तारों से होकर नहीं गुजर सकती क्योंकि यह रोधी परिपथ को पूरा होने से रोक रहा है। यह रोधी अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, इसलिए परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब इसे एक सिम्युलेटर से आजमाते हैं। ये PHET सर्किट सिम्युलेटर है। इसका लिंक नीचे विवरण में दिया है और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि अपने खाली समय में आप इस सिम्युलेटर को जरूर ट्राई करें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कैसे काम करता है। बाईं ओर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं और हम इन चीजों को क्लिक करके यहाँ खींच सकते हैं और फिर इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा सेल। मैं वही परिपथ फिर से बना रही हूँ। मैं एक तार लेकर आई। आप इन तारों को बस क्लिक करके और खींचकर उनकी लंबाई बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक प्रकाश बल्ब लगा दिया। बहुत बढ़िया। यह वास्तव में बहुत ही सरल है और बहुत मजेदार और आसान भी। मैं फिर से कहूंगी कि आप इसे ट्राई जरूर करें। यह देखिए, हम लगभग पूरा कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमारे पास सेल, बल्ब, तारों और थोड़े खाली स्थान वाला परिपथ है। जाहिर है जब खाली स्थान होता है तो विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। क्या होगा अगर मैं इस खाली स्थान के बीच एक चालक तार यानी कंडक्टिंग वायर रख दूं? निश्चित रूप से जैसे ही मैं एक चालक तार रखती हूँ, बल्ब जलने लगता है और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस तार के बजाय मैं मान लीजिए कोई अन्य चालक पदार्थ रखूं? मान लीजिए मैंने यह सिक्का लिया। आपको क्या लगता है क्या होगा अगर मैं इस सिक्के को यहाँ रख दूं? वाह, इस सिक्के के साथ भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं और बल्ब की रोशनी आ रही है। यह कितना मजेदार है। अब मुझे इस सिक्के को हटाना है, तो मुझे किसी भी चीज को हटाने के लिए उस वस्तु को क्लिक करना है और बस डिलीट पर जाना है और आप इस तरीके से किसी भी चीज को हटा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ और रखती हूँ। मान लीजिए मैं यह रबर लेती हूँ और यहाँ रख देती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ रबर को रखूं तो क्या होगा? जरा सोचिए। मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा अनुमान लगाएं क्या होगा आगे। मैं इस रबर को लेती हूं और तार से जोड़ देती हूं। जैसा ही मैं ऐसे करती हूं, कुछ नहीं होता है ना? इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं और बल्ब भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब यह है कि रबर एक विद्युत रोधी है यानी इंसुलेटर है। चलिए अब कुछ और चीजों को ट्राई करते हैं। ये बहुत ही मजेदार है ना? आइए इस पेपर क्लिप को ट्राई करते हैं। पेपर क्लिप धातु की बनी होती है।
पूरी संभावना है कि इसे लगाने पर बिजली चलेगी। आपको क्या लगता है? ठीक है, चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं पेपर क्लिप को जोड़ देती हूँ और ये देखिए, बल्ब चल रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी के साथ इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। डॉलर के नोट के साथ कोशिश करके देखिएगा कि क्या होता है। देखते हैं और क्या है। ठीक है, चलिए इस पेंसिल के साथ भी कोशिश करते हैं। तो यह पेंसिल मूल रूप से ग्रेफाइट की बनी है और यह ग्रेफाइट लकड़ी से ढका हुआ है। इसका भीतरी हिस्सा ग्रेफाइट का बना है और बाहरी हिस्सा लकड़ी का। अब मैं क्या करने वाली हूं कि परिपथ के बीच मैं इस पेंसिल को रख दूंगी, यानी परिपथ को मैं ग्रेफाइट से जोड़ रही हूं। यह देखिए, इस बार यदि आप ध्यान देंगे तो देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, लेकिन वे बहुत धीमी गति से बह रहे हैं और रोशनी भी तेज नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सिक्के के साथ यह कैसा था। इसे हटाते हैं और वापस सिक्का रखते हैं। ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन अब बहुत तेजी से बह रहे हैं और रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन जब यह मैं पेंसिल लेके आती हूँ, यानी कि मूल रूप से पेंसिल का ग्रेफाइट, तो ध्यान दें इलेक्ट्रॉन बह तो रहे हैं लेकिन वे काफी धीमे हैं। यह रबड़ की तरह स्थिर नहीं है। बल्ब जल रहा है लेकिन वह उतना तेज नहीं है ना? तो आपको क्या लगता है, हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपके हिसाब से कौन सा पदार्थ बेहतर चालक है, सिक्का, पेंसिल या ग्रेफाइट? निश्चित रूप से सिक्के, क्योंकि सिक्के में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बह रहे थे और रोशनी बहुत तेज थी। तो यह संकेत देता है कि सिक्का एक बेहतर चालक है। ठीक है, चलिए अब वापस अपने वीडियो पर आते हैं। अब जबकि हमें अंदाजा हो गया है कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं। तो चालकों के उदाहरणों से शुरू करते हैं। सबसे पहले आम उदाहरण है धातुएं। लगभग सभी धातुएं विद्युत चालक होती हैं। तांबा यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा यानी आयन, अधिकांश धातुएं चालक होती हैं। और एक अन्य उदाहरण जो हमने देखा था वह था ग्रेफाइट। यह पेंसिल की लेड है, जैसा कि हम इसे कहते हैं। यह भी एक चालक है। इन धातुओं जितना अच्छा नहीं, फिर भी यह एक चालक है। अब विद्युत रोधियों के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक एक विद्युत रोधी है, रबड़ भी एक विद्युत रोधी है। एक अन्य उदाहरण बेकेलाइट है। आप सोच सकते हैं कि यह क्या है। खैर, बेकेलाइट वह चीज है जिससे स्विच, बिजली के स्विच बोर्ड आदि बने होते हैं। ठीक है, हमारे मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। तांबा अंदर और प्लास्टिक बाहर क्यों होता है? तांबा एक चालक है और प्लास्टिक एक विद्युत रोधी है। हम चाहते हैं कि तांबा बिजली ले जाए और हम चाहते हैं कि विद्युत रोधी एक तरह से तांबे की रक्षा करे। हमें तांबे की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? जरा इसके बारे में सोचिए। मान लीजिए बिजली इस तांबे के तार से बह रही है और मैं तांबे के तार पर अपना हाथ रख देती हूँ। आपको क्या लगता है क्या होगा? जाहिर है मुझे बिजली का झटका लगेगा, और इस प्रकार बिजली का झटका ना लगे इसलिए हम तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम तार के ऊपर प्लास्टिक की परत इसलिए लगाते हैं ताकि दो तांबे के तार एक दूसरे को ना छुएं और इस तांबे के तार की धारा उस तांबे के तार की धारा के साथ मिश्रित ना हो जाए। तो याद रखें, अगर तांबे के तार से धारा बह रही है तो आप बाहर के प्लास्टिक वाले हिस्से को छू सकते हैं, लेकिन तांबे वाले हिस्से को ना छुएं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।